नमस्कार, मैं अंकित शर्मा क्लारा क्लासेस वनडे एग्जामिनेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा। इंडियन पॉलिटी में मैं आपको बिल्कुल विस्तार से समझाने वाला हूँ कैसे हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, कौन कौन लोग रहे, कहाँ से कितने मेंबर आए, उसमें क्या लिखा गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, ये सभी मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो आज जो बातें करेंगे हम बिल्कुल अपना बेसिक बातें करेंगे, कहाँ से इसका गठन हुआ, क्या होता है संविधान, ये समझेंगे। फिर संविधान सभा कैसे गठित हुई, तो इस तरह की चर्चा आज हम करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, क्लास को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो में आपको कमेंट करना है कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी है या आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है। तो किसी भी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन, डाउट, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम बात करेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान, जब हम बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा संविधान क्या होता है। क्यों? जिस चीज को पढ़ रहे हैं अगर उसको ये नहीं पता है वो होता क्या है तो फिर फायदा क्या है। तो सबसे पहले पता होनी चाहिए कि हमारा संविधान क्या होता है। देखिए, इसकी अगर हम सिंगल वर्ड में डेफिनेशन देखें तो होती है बेसिक रूल बुक ऑफ द नेशन। रूल बुक ऑफ द नेशन। अगर हिंदी की बात करें तो राष्ट्र की आधारभूत नियमावली। राष्ट्र की आधारभूत नियमावली। किसी भी देश को चलाने के लिए आपके पास एक ऐसा दस्तावेज या एक ऐसा कानून होना चाहिए कि वहां पर आप उसको शासन को चला सके। तो उसको हमने क्या बोला? बेसिक रूल बुक ऑफ द नेशन। मतलब किसी भी देश की शासन व्यवस्था में संविधान जो है वहां का वो हमेशा उच्च रहेगा और जो भी कानून बनेंगे वो उसको मद्देनजर रखते हुए बनाए जाएंगे। सुप्रीम क्या होगा? सुप्रीम होगा आपका संविधान, याद रह जाएगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कैसे इसकी लागू किया गया, कैसे इसको बनाया गया, वो देखते हैं। देखिए, संविधान की जरूरत पड़ती है उसको देश को शासन चलाने के लिए, आपको पता है। उदाहरण समझिए, आप आज से पहले अकबर के राज में रह रहे हैं, अकबर का वहां पे शासन है, आपने क्या करा, वहां पे कोई अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद आपको पेश किया गया सम्राट के दरबार में और दरबार ने कहा कि इसको सजाए मौत दे दी जाए या हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाए। मतलब इस तरह की अगर उसने सजा आपको सुना दी तो उसके बाद आप कहीं पे जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो आपकी सजा है वो अंतिम है। उसके बाद आपका कोई ऐसा होगा नहीं कि आप वहां पे जाके उसको चैलेंज कर सके। जैसे आप आज के भारत में कोई अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद आप जाते हैं जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय में आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप जाते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो आप राज्यपाल के पास जाते हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप मर्सी पिटीशन डाल सकते हैं राष्ट्रपति के पास। तो यहां पे आपको उपलब्ध है कितने सारे ऑप्शन। लेकिन अगर हम बात करें अकबर के शासन की तो वहां पे कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मतलब उसने जो निर्णय दे दिया वो अंतिम है, उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। तो यहां पे क्या आगे यहाँ पे चांसेस हैं। तो ये दो तरह का शासन होता है। शासन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है इंसान का शासन, एक होता है कानून का शासन। शासन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंसान का शासन, एक होता है कानून का शासन। इंसान के और कानून के शासन में आपने फर्क देखा कि जब हम सम्राट अकबर के शासन में रह रहे थे तो कैसा शासन था? वो इंसान का शासन था, मतलब उन्होंने जो कह दिया वही अंतिम है। लेकिन कानून के शासन की बात करें तो वहां पे कानून व्यवस्था है, हर एक अपराध के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं, सजाएं बनाई गई हैं, तो उसके अकॉर्ड से वहां पे क्या है? कानून का शासन है। आज के भारत में कैसा है? कानून का शासन है, ना कि इंसान का शासन। और कानून के शासन चलाने के लिए आपके पास एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जहां पर यह सब लिखा गया है कि शासन इस प्रकार किया जाएगा, क्या इसका अपराध के ये सजा होगी, या ऐसे न्यायपालिका चलेगी, ऐसे कार्यपालिका चलेगी, ऐसे व्यवस्थापिका चलेगी, संसद का निर्माण ऐसे होगा, राष्ट्रपति इस तरह से चुना जाएगा। तो मतलब जहां पर ये सब कुछ लिखा हो वो आपका कहलाएगा कानून का शासन। अब बात करते हैं संविधान की।
तो हमने आप देखा कि बेसिक रूल बुक ऑफ द नेशन। अब संविधान कितने प्रकार का होता है ये आपको पता होनी चाहिए। संविधान दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा? एक होता है आपका लिखित संविधान, एक होता है आपका अलिखित। लिखित और अलिखित में क्या फर्क है? देखिए, लिखित सबसे पहले देखेंगे लिखित को हम। लिखित संविधान का मतलब होता है कि आपने जिस देश की शासन व्यवस्था चलानी है उस देश की शासन व्यवस्था का जो रूल्स रेगुलेशन है किसी एक दस्तावेज में लिख दिए गए और वो एक तैयार करके आपने उस राष्ट्र को सौंप दिया है कि आप अपने देश की शासन व्यवस्था है इसके अनुसार चलाइए। तो ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं तो वो हमारा कहलाता है लिखित संविधान। इसके विपरीत अगर हम देखें अलिखित संविधान की, तो वहां पे कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि परंपरा के अनुसार वहां पे कानून का शासन चलता है कि जैसे परंपरा चलती चली आ रही है तो उसी के अनुसार उन पे वहां पे सजाए, कानून, न्यायपालिका सब कुछ जो शासन व्यवस्था है उनकी वैसे ही चलती है। तो बात करें इसके उदाहरण की तो अलिखित का उदाहरण देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ब्रिटेन, और कौन सा है? सऊदी अरब। वहां पे भी क्या आपका लिखित संविधान नहीं है। उसके बात करें लिखित की तो अमेरिका, भारत आदि, इन सब में क्या आपका लिखित संविधान है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले विश्व का लिखित संविधान किसने बनाया? तो अमेरिका ने 1779 में अमेरिका ने सबसे पहले अपना लिखित संविधान बनाया था। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो वो भारत का है। यहां पे लिख लीजिए, तुरंत नोट करते जाइए और कोई डाउट या कोई क्वेरीज आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए भैया। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जिसमें जब ये प्रारंभ में लागू हुआ था तो इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद थे। हालांकि अब 450 के आसपास अनुच्छेद हैं और 25 भाग बना रखे हैं आज के समय की अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये आपको सिंपल समझ में आ गया। अब संविधान एक आदमी बना नहीं सकता। आपको भी पता है कि इतना बड़ा दस्तावेज जिसको बनाने के लिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए उस समय 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो एक सिंगल आदमी का तो काम नहीं है। अगर सिंगल आदमी इसको बनाएगा तो शायद आज तक भी हमारा संविधान नहीं बन पाता। तो इसको बनाने के लिए एक सभा गठित की गई, उसको बोला गया संविधान सभा। अब संविधान सभा क्या होती है यह भी आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा होती है ग्रुप ऑफ द पीपल। ये संविधान सभा का जो आपका अस्तित्व में आया मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सभा क्या होती है, इसको 2 शब्दों में तोड़िए। संविधान सभा होती है ग्रुप ऑफ द पीपल, लोगों का समूह। एक ऐसे लोगों का समूह इकट्ठा हो गया उसको बोलेंगे आप सभा। कि आप कहीं बैठ गए 10, 20 लोग, 50 लोग, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वो मीटिंग कर रहे हैं तो आपकी क्या कहलाएगी? सभा कहलाएगी। लेकिन वही सभा अगर कोई काम कर रही है, क्या कर रही है? संविधान का निर्माण कर रही है, तो वो हमारी कहलाई संविधान सभा। अब संविधान सभा आपको समझ में आ गया कि संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया, उतना तो ठीक है। लेकिन इसकी मांग कहां से की गई, ये गठित कैसे हुई, ये आपको समझना है। देखिए, संविधान सभा की मांग, हालांकि इसकी मांग 1857 की जब क्रांति हुई, सैनिक विद्रोह, उसके बाद से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। 1895 में जाके क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक पेश किया। उस विधेयक में इनकी मांग की गई। तो इसमें जो आपको देख सकते हैं, संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग थी वो 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने जो पेश किया था उसमें की गई। लेकिन एक्चुअल में 1922 में महात्मा गांधी ने की।
महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो भारत का एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान का निर्माण कौन करेगी, भारत के लोग करेंगे। भारत की संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। 1922 में किसने पेश किया, किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने। लेकिन 1928 में नेहरू जी के बीच समझौता हुआ, जिसको आप नेहरू समझौता के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 1935 का अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम के बाद 1938 में पंडित नेहरू ने स्पष्ट कह दिया कि भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान किसके अनुसार होगा, भारतीयों के अनुसार होगा। उसकी जो निर्माण है वो भारतीय ही करेंगे। अब जब ये बात अंग्रेजों तक पहुंची, अंग्रेजों ने सोचा कि जो भारत लोग हैं वो अब मानने वाले नहीं हैं, वो पुराना वाला भारत नहीं रहा जिस पे हम राज कर रहे थे। ये आज के युग का भारत है और इसको जो इसकी जो मांगे उठ रही हैं इसको हमें पूरा करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा। 1940 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त में आया था, इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। 1940 में ब्रिटेन से आता है। ये लेकर आते हैं संविधान सभा का निर्माण के लिए एक प्रस्ताव आता है। अब क्या क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्या हमने संविधान सभा का निर्माण इस प्रस्ताव के अनुसार किया था, या हम यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसको हमने स्वीकारा था या नहीं स्वीकारा था। तो इसको हमने क्लियरली मना कर दिया था, इसको हमने स्वीकारा नहीं था। क्यों नहीं स्वीकारा था, क्योंकि इसमें लिखा गया था कि जो संविधान सभा के लोग होंगे वो मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। अब भारतीय लोग होने का क्या मतलब है, भारतीय लोग होने का मतलब है वे किसी भी प्रकार के लोग हो सकते थे। जरूरी नहीं है जो उस समय जो नेता थे या कानून के ज्ञाता, जो विधि अधिकारी थे, मतलब जो अच्छे लोग थे वो ही हो, वो किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य लोग हो सकता है। तो हमने सोचा कि आप एक ऐसे देश का संविधान लिख रहे हैं, ऐसे भारत का संविधान जिसकी शासन व्यवस्था आपको चलानी है। उस समय जनसंख्या 40 करोड़ थी, लेकिन आज की जनसंख्या 125 करोड़ से भी अधिक है। तो आपको ऐसे देश की शासन व्यवस्था चलानी है तो आपको एक ऐसा दस्तावेज चलाना जिसमें आप अच्छे से शासन कर सकें। तो उसके लिए अन्य लोग की जरूरत नहीं थी। तो हमने कहा कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, आप इसको कैंसिल करिए। उसके बाद 1942 में उन्होंने कहा कि ठीक है आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप क्रिप्स प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। इसको देखिए इसमें क्या लिखा है। फिर वर्षन वही बनता है कि क्या हमने इसको स्वीकारा या नहीं स्वीकारा, इसके अनुसार क्या लिखा गया है। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया, स्टेफर्ड क्रिप्स इसको लेकर आए थे। इसको हमने कहा कि हम भी इसको नहीं स्वीकारते। अब इसमें ऐसा क्या लिखा गया था, इसमें दो चीज़ें लिखी गई थी। पहली बात तो ये थी कि इसमें जो लोग होंगे जो आपका संविधान सभा गठित करेंगे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। दूसरी बात, इसका जो विरोध किया था वो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि उनकी एक अलग संविधान सभा हो, उनका एक अलग संविधान हो, क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इसे संतुष्ट नहीं है, हम इस प्रस्ताव को नहीं मानते। उन्होंने कहा ठीक है तुम इस प्रस्ताव को नहीं मानते तो लेकिन और भारतीय लोग तो मान सकते हैं। भारतीयों ने कहा कि हम भी इसको नहीं मानते। क्यों, क्योंकि हम द्वितीय विश्व युद्ध के चलते भी अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा गया था कि भारतीय लोग जो हैं अपनी संविधान सभा गठित कर सकते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब महात्मा गांधी जी ने कहा कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम तो अभी भी अपनी संविधान सभा गठित कर सकते हैं, युद्ध लड़िए चलते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम संविधान सभा गठित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको भी नहीं स्वीकारते। जब इसको नहीं स्वीकारते तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक महात्मा गांधी जी ने एक यहाँ पे उक्ति दी, एक यहाँ पे एक थ्रोट दिया। उस थ्रोट को बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक 1942 में पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसको दी, क्रिप्स प्रस्ताव को दी। ठीक है। अब इसके बाद में जब 1942 में ये आ गया, इसको भी नहीं स्वीकारा, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व चलने के बाद विंस्टन चर्चिल जी जो है युद्ध तो जीते लेकिन वहाँ पे चुनाव हार गए ब्रिटेन में। चुनाव हारने के बाद क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, वहाँ की सरकार बनती है क्लीमेंट एटली। कई बार याद रहता है क्लीमेंट एटली। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब भारत की संविधान सभा गठित हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली। कैसे याद रख सकते हो, देखो चाय की केतली पीते हैं, अंग्रेज जो लोग थे उनको चाय बहुत पसंद थी, तो चाय की केतली क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज,
जब क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है तो उस सरकार के 3 उच्च स्तरीय कैबिनेट मंत्री, जिनके नाम थे एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, 3 उच्च स्तरीय कैबिनेट मंत्री भारत आते हैं और एक मिशन लेकर आते हैं। उनसे बोलता है क्लीमेंट एटली कि तुम 3 लोग जाओ, तुम्हारे लिए एक मिशन है। क्या उनका मिशन है? कैबिनेट मिशन। भारत जाओ और भारत जाकर एक संविधान सभा का निर्माण करो जिससे भारत संतुष्ट हो और वह अपने देश की शासन व्यवस्था के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। किसने कहा? क्लीमेंट एटली ने कहा अपने 3 कैबिनेट मंत्री से। तो कैबिनेट मंत्री थे और वे एक मिशन पर आए हुए थे। क्या मिशन था उनका? भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। तो क्या कहलाएगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट का एक मिशन था। क्या था? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब आया आपका? 1946 में 24 मार्च 1946 को, 14 मार्च 1946 को बनकर तैयार हो गया था। 10 दिन इसे पहुंचने में लगे दिल्ली, और दिल्ली पहुंचकर इसने क्या कहा कि हम आपके लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव लाए हैं। उस प्रस्ताव को आप देखिए, आप उससे संतुष्ट होंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है आप दिखाइए। तो उन्होंने कहा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया भारतीयों के सामने। वो आंकड़ा था 389 का। अब उन्होंने कहा कि ये 389 क्या है? उन्होंने कहा कि ये संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है। उन्होंने कहा कि ये कैसी संख्या? अब आप खुद पूछ सकते हैं कि ये कैसी संख्या है। भाई 390 ले लेते, 400, 350, कोई भी संख्या हो सकती है। आपने कहा कि ऐसा क्यों, 389 क्यों? तो जिस समय संविधान सभा गठित हुई उस समय भारत की जो संख्या थी, जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, और 40 करोड़ थी और 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। 10 लाख जनसंख्या का पर एक सदस्य चुना जाना था और संख्या थी लगभग 40 करोड़। तो इसलिए 389 सदस्य उन्होंने इसमें रखे कि आप 389 सदस्य इसमें रखिए। ठीक है। तो जो आज की क्लास है आपकी, वो आपकी थोड़ी संविधान सभा के बारे में आपने आज सीखा कि संविधान क्या होता है, संविधान सभा क्या होती है, कैसा संविधान है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चंस और बचते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, थोड़ी सी स्टोरी से समझनी है आपको। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है। और लिखित संविधान है तो इसको किसी ने लिखा होगा, अपने हाथों से लिखा होगा। देखिए, हस्तलिखित भारत का संविधान है, हस्तलिखित। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है प्रेम विहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम विहारी नारायण रायजादा जी ने इसको अपने हाथों से लिखा था। देखिए, छोटी सी कहानी बताता हूं। क्या हुआ था, जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय पंडित नेहरू जो है इनके पास जाते हैं। ये अपने समय के वन ऑफ द बेस्ट कैलीग्राफर थे। ये इनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा, पंडित नेहरू ने इनसे कि आपको एक काम है क्या, कि आपको भारत का संविधान लिखना है। इन्होंने कहा ठीक है मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपनी फीस बताइए। उन्होंने कहा कि मेरी इसके लिए कोई फीस नहीं है, बस मेरी 2 शर्तें हैं। अब 2 शर्तें क्या हैं? 2 शर्तें ये थी कि पहली शर्त ये थी कि जैसे ही जैसे मैं संविधान लिखता जाऊंगा हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि दूसरी शर्त बताइए। दूसरी शर्त यह है कि जैसे ही संविधान कंप्लीट हो जाएगा उसकी अंतिम पेज पर मैं अपना नाम के साथ साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है हमें तुम्हारी ये दोनों शर्त मंजूर है, आप अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए। तो लगभग इनको 6 माह मतलब 6 मंथ इनको लगे थे और 254 से अधिक निब होल्डर होता है पेन के ऊपर की निब होल्डर का इन्होंने यूज किया था इसको लिखने के लिए। 6 माह में इनको लिखा गया था। ठीक है। और जो उसकी नक्काशी थी वो किसने की थी? मंदलाल बोस जी थे, शांति निकेतन के वो टीचर थे, वो अपने समय के बेस्ट जो है आर्टिस्ट थे। उन्होंने उसकी नक्काशी की, उस पर चित्र बनाए। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आज की क्लास आपकी कैसी रही आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, लाइक करनी है, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और भी उसके बाद अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद से थोड़ा पढ़ कर आइए। अगली क्लास में इसकी बैठक के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कितनी बैठक हुई है, किस बैठक में कितना रहा, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पॉलिटी पढ़ के देखेंगे कि आपने आज से पहले पॉलिटी पढ़ा है तो आज पॉलिटी पढ़ के देखिए, आपको खुद अंतर पता लगेगा कि आज हम किस लेवल की पॉलिटी पढ़ रहे हैं।
यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपको 100% क्वेश्चन वहीं पे मिलेंगे। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए ना, आपको वही सारे कुछ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का यूज करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और घर पर रहकर अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।